हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है जी। तो बेटा आज शुरू करने जा रहे हैं आरटीपी नवंबर 20 इनकम टैक्स का। पहले इसमें हम पिक कर रहे हैं केस स्टडी बेस एमसीक्यूज। इससे पीछे इन्होंने इनकम टैक्स की स्टेचुटरी अपडेट्स भी दे रखी है, वो मैंने आपको करवा दी हुई है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। ठीक है। एक चीज इसमें मैं जरूर जो स्टेचुटरी अपडेट्स के एंड में यहाँ लिखा है ये आपके माइंड में डालना चाहूंगा कि इस पे क्वेरीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डेट्स एंड ड्यू डेट्स एंड अदर रिलैक्सेशंस वाइड पीआईबी प्रेस रिलीज डेटेड 24 मार्च को जो आया, और फिर उसके बाद आगे भी ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक आर नॉट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन। काफी जगह है जहां ड्यू डेट्स जो है वो एक्सटेंड कर दी गई थी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। बहुत ज्यादा जगह है ऐसी जहां ये एक्सटेंशन की गई थी ड्यू डेट्स की, पर इन्होंने कह दिया कि भाई आपने वो इग्नोर करना। बहुत अच्छी बात है, हमें फालतू में वो याद रखना पड़ना नहीं तो सारा। फर्दर सीबीडीटी सर्कुलर डेटेड 8/5/2020 प्रोवाइडिंग फॉर रिलैक्सेशन of residency condition for individuals stranded in India due to COVID-19 lockdown is not applicable। अब रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको पता है जी, स्टे के बेस पे रेजिडेंट बनता है इंडिविजुअल। अब कई लोग यहाँ फंस गए थे, वो जाना चाहते थे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह सब चल नहीं रही थी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी सील थे, तो वो स्टे इन इंडिया काउंट होता जा रहा था। तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ मतलब कि सर्कुलर इशू किए थे। हमें उन चीजों को भी ध्यान में नहीं रखना। मतलब कोविड-19 के रिगार्डिंग जो भी इन्होंने सर्कुलर्स ये वो दिए, वो हमारे लिए नहीं है। ये ध्यान रखना कि आप में से कई बच्चों की आदत होती है बहुत न्यूज वगैरह सुनने की, इंटरेस्ट लेने की। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है वो, बट कहीं पेपर में कबाड़ा ना हो जाए उस चक्कर में कि कोविड की वजह से ये डेट ये हो गई थी, ये डेट ऐसी हो गई थी। वो कुछ ना करना। तो पहले तो इसका ध्यान रखना। बाकी जो यार मैंने सोचा कि कैसे करना है इन एमसीक्यूज को सर, बहुत डिटेल में, मतलब यार आपको ना एक एक चीज मॉड्यूल में से दिखा देनी है, ताकि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई फायदा हो। ये नहीं कि आंसर निकाल रहे हैं हम। आओ जी एनालिसिस शुरू करें। मिस्टर ए, एज 52 ईयर्स, इज ए सीईओ ऑफ XYZ एंटरप्राइज लिमिटेड। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अच्छी सैलरी है भाई, 1,65,00,000, 165 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर अमाउंटिंग टू दिस मच, 112, ये याद आ जाना चाहिए। He has earned an interest of this much, 428,778 on saving account। अदर सोर्स में जाएगा 80 TTA, याद आ जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन नहीं है बेटा, TTA ही रहेगा। He has further provided the following information। ठीक है सर। He did not receive house rent allowance from his employer। ठीक है सर। 1039 नहीं हो पाएगा आपका। मिस्टर ए टुक अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 27 अक्टूबर 2017 फॉर रिपेयरिंग हिज हाउस। ध्यान रखिए, रिपेयर के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन ना ना ना, रिपेयर के लिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है दिल्ली में। इंटरेस्ट पे किया उस बोरिंग पे 80,000 रुपए का। सर देखिए, जो रिपेयर के लिए लोन हो तो मैक्सिमम जो डिडक्शन होती है वो आपको याद ही है, 30,000 है। डेट ऑफ बोरिंग और एलिमेंट नहीं होती। 1.5 लाख रुपए रीपे कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस पे भी जिन बच्चों को समझ है कि जब हम होम लोन की रीपेमेंट की बात करते हैं, अगर तो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए हो तो 80C में उसकी डिडक्शन हो जाती है। बट हेयर द पर्पस ऑफ द लोन इज रिपेयर, तो 80C नहीं मिल पाएगा बेटा। इस पे ये ध्यान रख लियो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आपको ना चैप्टर 6A की डिडक्शंस पूछता है, और बड़े डाउट भी आ रहे लोगों को कि ये वाली डिडक्शन क्यों नहीं दी। He has made the following payments towards medical insurance premium for health policy taken for family member। ब्रदर, सर नो, सिंपली अगर ब्रदर ही लिखा तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स के लिए होता है आपको पता, सेल्फ और वाइफ के लिए भी होता ही है। और 6400 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के भी हैं ऑफ हिज वाइफ इन कैश। ये कैश में पे हो सकते होते हैं, पर इसमें एक कैपिंग होती है। ये मैक्सिमम आपको 5,000 तक की जाना होता है, और ये लिमिट के अंदर ही रहता है। जो आपकी ओवरऑल लिमिट होती है उसी में 5,000 एडजस्ट होना होता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा, मैं पूरी रिवीजन करा के कराऊंगा। ही डिपॉजिटेड 1 लाख टूवर्ड्स PPF। आसान पॉइंट आया सर, 80C सीधा। ही डिपॉजिटेड 50,000 एंड 250 एंड Tier 1 एंड Tier 2 NPS अकाउंट्स। इसके बारे में जी 80C, 80CCD, CCD1, जो भी आप कहेंगे सारा रिवाइज कराया जाएगा। इसके अलावा 5,30,000 एडवांस टैक्स भी दिया है, और अच्छा खासा TDS भी डिडक्ट हुआ है। भाई जब 1,65,00,000 का आपका पैकेज है, सैलरी है इतनी ज्यादा आपकी, तो नेचुरल है TDS तो कटेगा ही। ही इज ऑफ द ओपिनियन कि जो बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी ही विल पे ऑन 27 जुलाई।
बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। सर दिस इज द केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, जिसमें इन डेप्थ नॉलेज नेचुरल आपको चाहिए होती है, और ऐसा पेपर का लेवल नो डाउट आना है, आपको तैयार रहना है इन चीजों के लिए। फ्रॉम द डिटेल गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। कहता अब आप मेरे इन कुछ सवालों का जवाब दीजिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिस्टर ए को चैप्टर 6A में कितनी मिल सकती है? AY 2021 मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए। ठीक है सर, ऑप्शन जो लिखी है सही है अपनी जगह पे। हमें तो ये देखना है कि भाई हमारा चैप्टर 6 से लो सर, थोड़ा मैं आपका जैसे मैंने बोला कि वही बंदा इस वीडियो को देखे जो डिटेल में इंटरेस्टेड है, जिसको बहुत जल्दी जल्दी आंसर चाहिए। अभी वीडियो अभी बंद कर दो यार, टाइम वेस्ट है, हमने तो डिटेल में जाना। ये सर डिडक्शन का चैप्टर है आपका मॉड्यूल में से, स्टडी मटेरियल ही हम हमेशा पढ़ाते हैं, वहां थोड़ी सी नॉलेज देते हैं आपको 6A के बारे में। ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि वी हैव सीन सेक्शन 10 एग्जाम्स दी सर्टेन इनकम्स। ठीक है, सच इनकम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम एंड डू नॉट एंटर इनटू कंपटीशन प्रोसेस एट ऑल। वो तो एग्जाम्प्ट ही कर देता ना सेक्शन 10, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, फिर उसके बाद और 10 में आपने ग्रेचुटी ये वो बहुत पढ़ा है। ऑन द अदर हैंड चैप्टर 6A कंटेन्स द डिडक्शन फ्रॉम GTI। ठीक है, ये डिडक्शंस चैप्टर 6A में ही है। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाया, मैं ये नहीं कि पूरा चैप्टर 6A पढ़ाने बैठूंगा तुम्हें, कि भाई तुम्हें ये पता चल जाए कि डिडक्शन जो है वो चैप्टर 6A में ही है, और सिंपल भाषा में उन डिडक्शंस को ज्यादा पॉपुलरली हम इसमें याद रख के बैठे होते हैं कि 80C टू 80U। तो आओ सर फिर इसका 80C से 80U तक का बंदोबस्त करा दो। सर करवा देता हूँ। देखो सर, जो आसान है, सबसे आसान है, वो पहले लिख देता हूँ, जिसमें कोई शक ही नहीं है, जो चीज होनी होनी है। PPF की डिडक्शन भाई की बनती है, तो 1 लाख रुपए यहाँ आएगा ही आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब सर ये टीयर 1 टीयर 2 जो है, और सबसे पहले एक और जो आपके दिमाग में होगा, कई नालायक तो ये सोच के बैठे होंगे इसकी तो लिमिट ही खत्म हो जानी। अभी देखना, कई इस 1.5 लाख की डिडक्शन को देने के लिए तैयार हैं, कि उन्हें लग रहा है कि जो होम लोन की रीपेमेंट रहती है उसका डिडक्शन 80C में मिल जाता है। सर वो तब मिलता है जब परचेज कंस्ट्रक्शन हो, या आप अच्छी तरह देख लो, ये रिपेयर पर्पस के लिए लोन लिया था। मैं आपको 80C में लेके चलता हूँ मॉड्यूल में, कि जहां पे क्लियरली ये बात सर आपके सामने लिखी हुई कर दी जाए कि आपके स्टडी मटेरियल में सब है सर। अब वो स्टडी मटेरियल में हम नहीं पहुंचते तो बात लग गया। सर ये देखिए, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी एंड अदर एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 16 है ये 80C में। ठीक, अब आगे पढ़ लेना, बात क्लियर हो जाएगी। एनी पेमेंट मेड टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो ये अलाउ होगा अगर आपका कॉस्ट ऑफ परचेज है या कंस्ट्रक्शन है। रिपेयर के लिए तो ये होता ही नहीं है। आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं कहाँ से लोन लेना है, कौन कौन सी चीजें एलिजिबल हैं, इनएडमिसिबल पेमेंट्स भी पढ़ सकते हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे भी आप देख लेते हैं, फॉलोइंग डू नॉट क्वालिफाई फॉर रिबेट, जहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ एनी एडिशन, ऑल्टरेशन, रेनोवेशन, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान रखें कि वो पर्पस परचेज कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसका तो 80C आप मना कर दो कि सर बेटा ये इसका 80C तो हो नहीं सकता। अब इसका जो होना है वो होना उस प्रॉपर्टी में जो ये बोरिंग्स का इंटरेस्ट है। तो सर मेरे 80C में फिर क्या रह गया सर, मेडिकल इंश्योरेंस में चले? नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी आपका ये 50,000 और 2.5 लाख का पॉइंट क्लियर करना रहता है। He deposited 50,000 and 2.5 लाख towards tier 1 and tier 2 NPS अकाउंट। अब ये क्या पंगा है सर? सर ये लो, ये भी यही मिलेगा तुम्हें, थोड़ा सा आगे चलो, आ गया ये 80C में ही आप कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर NPS ये लिखा। कहता कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पहले तो ध्यान से पढ़ लें, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना चाहिए बंदा इसके लिए, टू एडिशनल अकाउंट अंडर NPS referred in section 80 CCD for a fixed period of not less than 3 years, which is in accordance with the scheme notified, qualify for deduction under 80C. It may be noted only the contribution to additional account will qualify for deduction under 80C. फिर आगे पूरा अच्छे से समझाता है, ऊपर से इतनी बात तो क्लियर आई कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा और एडिशनल अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा तो 80C में आ सकता है। ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो ये पढ़ लो। कहता है 2 तरह के NPS अकाउंट होते हैं, टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, जिसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है। 80 CCD प्रोवाइड्स, जो ओरिजिनली सेक्शन इसके लिए आया था, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू टीयर 1 अकाउंट। ऑब्वियस है कि वो टीयर 1 की बात करेगा क्योंकि वो पहले आया।
Whereas the deduction under 80C is allowable in respect of the contribution, please underline अगर मॉड्यूल साथ पढ़ा, by center government employee to additional account tier 2। मतलब टीयर 2 वाला डिडक्शन तो बेटा जी सिर्फ किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो आ सकता है 80C में यहाँ। Thus tier 2 account is additional account NPS contribution to which qualifies for deduction under 80C only in the hands of central government employee। तो सर सेफली जाके आप टीयर 2 की क्रॉस कर सकते हैं कि भाई डिडक्शन तो मिलनी है नहीं तेरी भाई। अब रह गया तेरा 50,000, ये 50,000 है तेरा टीयर 1 का, ठीक है भाई। अब सर ये स्टैंडर्ड है, मतलब टीयर 1 जो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन होता है सर, इसके लिए हमें जाना होगा 80CCD में। सर 80CCD कहाँ है सर, थोड़ा सा आगे मॉड्यूल में ये आ गया सर, ये 80CCD है जो ये सब प्रोवाइड करता है कि भाई 10% होगा, 10% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, आपको पता ही है रिस्ट्रिक्शन वगैरह डालता है। फिर देन देयर इज CCD 1B जो कहता है जी एडिशनल आप डिडक्शन ले सकते हो 50,000 तक की, अगर आपका CCD 1 में जगह ना बचे, हम तो ऐसे ही कहते थे ना इसको। अब सर मैं आया यहाँ 80CCD 1 में, 80CCD 1 में आ गया मैं अपना टीयर 1 कंट्रीब्यूशन ले आया यहाँ पे। टीयर 1 कंट्रीब्यूशन कितना है सर, ये है 50,000 रुपये। सर वो 10% ऑफ सैलरी की तो वैसे डिटेल तो है नहीं है, बट जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तो 10% तो आराम से कोई नहीं रोकेगा आपको, 50,000 रुपये आ गया आप। सर अब और क्या होगा सर, देखो इसमें ऐसा होता है, अगर आपको सेक्शन 1 याद कराऊं कि 80CCE होता है, 80CCE होता है जो ये कहता है कि 80C, 80CCC, 80CCD 1 इनका मैक्सिमम डिडक्शन जो हो पाएगा वो 1.5 लाख ही हो पाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है इट मे बी नोटेड की जो डिडक्शन 50,000 की CCD 1B में और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है CCD 2 में, वो आपका इस 1.5 लाख के बाहर होता। क्लास में जब हम लोग करते तो इस पर आराम से आधा घंटा लग जाता इस सम पे, जो इसके बाद ये दिया होता पूरा आगे, बहुत बढ़िया सवाल है। वो तो बाहर है, उनको 80CC कुछ नहीं कहता सर, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 80CCD 1 पे बैठा हूँ। ये सर 1.5 लाख हो गए 80C और ये मिला के, तो बस ठीक है, 80CCE अगर रोक भी लेगा तो 1.5 लाख की डिडक्शन तो आपको मिल ही जाएगी, इससे कम तो नहीं कोई रोक सकता ना सर। डन है फिर। अब मैं एक बार इस क्वेश्चन में 80C में से आपसे फ्री होना चाहता हूँ। 80C बेटा जी देख लीजिए, टीयर 1 टीयर 2 बड़ा अच्छा पॉइंट आया, ठीक है, इतना ज्यादा भी ये देखा नहीं गया पेपर में कि बहुत बार टीयर 1 टीयर 2 हो गया हो, तो थोड़ा अच्छी तरह करके जाए इसे, ठीक है, नया पॉइंट है। अब सर हमारा मेडिकल इंश्योरेंस शुरू हो जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस बंदे ने एक तो ब्रदर की करवा दी है, पेरेंट्स की करवा दी है, अपनी और वाइफ की भी, और उसके अलावा हेल्थ चेकअप पे 6400 खर्च दिया। सर थोड़ी सी रिवीजन इसकी भी करा दो, ये तो पॉइंट बच्चों का फेवरेट है, मेडिकल इंश्योरेंस में कुछ ना कुछ कह लो फसाद चलता ही रहता है। सर ये रहा जी मॉड्यूल में लिखा है कि अगर इंडिविजुअल है तो 25,000 रुपए की डिडक्शन ले ले बेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैमिली, ठीक है जी। फिर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपए फॉर पेरेंट्स, ऐसा भी लिखो। फिर अगर वो सीनियर सिटीजन हो तो ज्यादा भी हो जाती है लिमिट। फिर ये 5,000 रुपए के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात भी आ जाती है जब आप थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब आगे इन्होंने समरी बना दी होगी कि अभी ये इंडिविजुअल HUF ये सब में लगे हुए हैं। ये देखिए सर 25,000 रुपये, फिर वो आपको पता ही है कि भाई इंडिविजुअल के केस में सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, ठीक है ना जी। और उसके बाद जी फिर आता है पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में 25,000 स्टैंडर्ड है, अगर एज उनकी ज्यादा है तो नेचुरल है कि 50,000 है। फिर जी उन्होंने ये लिखा होगा कि 5,000 रुपए के आप हेल्थ चेकअप भी क्लेम कर सकते हो, कैश में भी रह सकते हैं ये, सब्जेक्ट टू दीज ओवरऑल लिमिट्स के अंदर रह के। तो सर ये अगर आपने ठीक ठाक थोड़ा बहुत भी कर रखा हो तो मेडिकल इंश्योरेंस आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बता देता हूँ सर, देखो ऐसा 80D यहाँ सर लिख ही लो, अभी 80D आ गया, उधर 1.5 लाख पिछले पेज पे पढ़ाइए। 80D में सर देखो आप पेरेंट्स का तो कह लो कि डिडक्शन मिल ही जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस का, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, छोटी लिमिट से भी चले तो भी हो रहा। अब जो सेल्फ है ना एंड वाइफ, भाई तो पता ही है आपको नहीं आएगा उसमें। सेल्फ और वाइफ का 21,000 का तो मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, और उसमें सर इसने करवा लिया कुछ मेडिकल हेल्थ चेकअप वगैरह भी। अब वो हो गए 6400 के, सर वो इसी लिमिट के अंदर आने पड़ेंगे। लिमिट सर 25,000 है, 4,000 तक के हेल्थ चेकअप यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे सर।
कितनी डिडक्शन हो पाएगी। तो जो मैं यहाँ से इन्हें जोड़ूं तो सर मेरे 42,670 रुपए की 80D यहाँ बनती दिखाई दे रही है सर। बिल्कुल इसमें पेरेंट्स भी आ गए हैं और सेल्फ और वाइफ भी आ गया। बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी सर, फिर और क्या है सर इसमें, और अभी इस रिडक्शन है सर। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, पेपर जब आप मतलब तैयारी कर रहे होते हैं, क्लासेस में होते हैं, कि यार जब इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट पे आ जाए ना तो 80 TTA की घंटी बजा लिया करो। अब जो भूले हुए हो कि सर वो क्या होता था, तो मैं तैयार हूँ भाई। मैंने पहले ही कह दिया कि जिनको जल्दी है वो तो अब तक जा चुके हैं, वो तो वीडियो देख ही नहीं रहे। अब बच्चे कौन है जिन्होंने ध्यान से समझना है, मेरे साथ सारी ये देखनी है मॉड्यूल की फुलाफाली कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, कितनी रिडक्शन कहाँ से मिलेगी। तो हम जा रहे हैं 80 TTA को भी ढूंढ रहे हैं अभी। सर ये इससे आके ही होगा, 1 मिनट दीजिए बस। 80 TTA आपको वैसे तो अंदर से पता है 10,000 की रिडक्शन मिलनी है, पर अब कई बच्चे नहीं इतना जानते होते। सर ये देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट 80 TTA प्रोवाइड्स इन केस द GTI ऑफ सेसी, जो कि एक इंडिविजुअल है या HUF है, इंक्लूड्स एनी इनकम बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट नॉट बीइंग FD नहीं, तो डिडक्शन दी जाएगी 10,000 रुपए की इन एग्रीगेट वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। ठीक है सर। उसके बाद जी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थोड़ी बहुत जो हमने पढ़ी थी उस वक्त, तो मेनली यहाँ अब अपना ये वाला जो बंदा है उसको डिडक्शन मिल जानी है। अब ये सीनियर सिटीजन अगर होता तो सर कहानी पलट जाती, फिर कहानी 80 TTB में चली जाती, ध्यान ये रखना। तो 10,000 का TTA सर दे दो बस, डिडक्शन तो भाई की बनती है, ब्याज तो ज्यादा ही था। 80 TTA 10,000। अच्छा जी सर हिसाब लगाना, फिर लगाता हूँ जी। 1.5 लाख इनका हुआ जी सारा मिला लो के, 42,670 मेडिकल वालों का, 10,000 आपका TTA, सारा मिला लो के आया इतना। इतने अमाउंट का आपको डिडक्शन चैप्टर 6A में मिलेगा। देखते हैं कोई ऑप्शन इस तरह की है या नहीं, नहीं तो फिर हमें सीरियस चेकिंग करनी होगी। सर 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 एक ऑप्शन है तो है ऐसी इतनी, इसके लिए आप आंसर चेक करना जरूरी समझे, नेचुरल आपका हक बनता। मैं आंसर वाली फाइल का बंदोबस्त यहीं कर लेता हूँ जहां इनके आंसर लिखे हुए हमें मिल जाएं। लीजिए सर, ये MCQ के आंसर यहां से देख लेते हैं। सर देखिए इन्होंने लिखा है सजेस्टेड आंसर्स MCQ नंबर 1 सब पार्ट 1 मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर D। मतलब इंस्टीट्यूट कह रहा है सबसे सही आंसर जो इसको रिप्रेजेंट करता है, जो इस सिचुएशन में होना चाहिए, वो D है। सर ये इतनी भी मुश्किल सिचुएशन नहीं है, ठीक है, हर बंदा इस पे पहुंच सकता। अब इसमें जो गलतियां हो सकती हैं वो रिवीजन कर लें एक बार। सर होम लोन पे रीपेमेंट हुई है, आपने डिडक्शन नहीं दी, सर वो होम लोन प्रॉपर होम लोन नहीं है, इट इज फॉर रिपेयर वगैरह। अगर परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए होता मैं डिडक्शन दे देता। सर उसके मेडिकल इंश्योरेंस में आपने 6400 की पूरे की डिडक्शन नहीं दी, सर वो 5000 का ही होता, तो लिमिट में जगह मेरे पास सिर्फ 4000 ही बची थी तो मैं 4 ही दे पाया। ठीक है सर। उसके बाद सर सबसे अच्छा Tier 1 Tier 2 अकाउंट वाला पॉइंट है, वो बहुत ही बढ़िया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जोड़े होते हैं वो उस एडिशनल अकाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं है, पर XYZ एंटरप्राइज लिमिटेड लिखा हुआ है। ठीक है जी सर जी, बात खत्म है यहाँ से। तो फिर उसके बाद बाकी का तो हमने 80C और CCD जैसे करना होता नॉर्मल वैसे किया, CCD 1B में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सर बिल्कुल सही इसका आंसर है, यही बनता है। और आगे बढ़ते हैं। Assuming Mr. A pays a rent of 65,000 per month for his rented house at Mumbai to see a resident individual। बिल्कुल भाई, जिसका इतना करोड़ों का पैकेज है तो वो किराया दे ही सकता, 65,000 रुपये महीना, कोई दिक्कत नहीं है। किराया दे रहा है, कहता है कि जो किराया जिसको दिया जा रहा है वो सी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल ही है। कहता क्या ए को TDS काटना होगा, इफ सो क्या रेट होगा और अमाउंट ऑफ TDS क्या होगा। सर ये आपको याद आ जाए क्योंकि ये बंदा सैलरीड बंदा है, टैक्स ऑडिट तो इसका होता नहीं। पर एक सेक्शन आया था जो मैंने आपको बताया कि अभी कुछ साल ही हुए आए, जो ये कहता था कि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा किराया दे रहे हो, चाहे आपका टैक्स ऑडिट नहीं भी होता, चाहे वो आप अपने अकोमोडेशन रेजिडेंशियल के लिए दे रहे हो, तभी आपको TDS काटना पड़ेगा। याद आया कुछ? 50,000 रुपये पर मंथ। सर सेक्शन अगर एक बार दर्शन करवा देते तो ज्यादा अच्छा लगता। बिल्कुल सर, दर्शनों के लिए हम यहाँ 194
आईबी में आ जाते हैं। ये देखिए, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एचयूएफ, सेक्शन 194 आईबी रिक्वायर्स, सुन लें अच्छे से, एनी पर्सन, जो कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, अदर देन दोज इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका ये टैक्स ऑडिट वाली लिमिट से टर्नओवर ज्यादा, वो नहीं आएंगे इधर। वो टैक्स ऑडिट वाले नहीं बेटा, टैक्स ऑडिट के अलावा वाले वो इधर आ जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेजिडेंट, मतलब जिसे पेमेंट करनी है वो भी रेजिडेंट होना चाहिए। इनकम बाय द वे ऑफ रेंट, टीडीएस काट ले बेटा 5%। कब काटना? अब पेटी केसेस में तो लाओगे नहीं ना लॉ, नहीं तो कंप्लायंस बर्डन कितना ज्यादा बन जाएगा। अंडर दिस सेक्शन टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ओनली इफ, अगर रेंट 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा हो, एक्सीड ₹50,000 फॉर अ मंथ और अ पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब सर कब काटना है टैक्स? सर इसमें ना बार बार तंग नहीं किया गया कि हर महीने टैक्स काटो फिर जमा कराओ। इन्होंने ये कहा था कि भाई अगर तो आपका रेगुलर चल ही रहा है, एक तो होता ना कि आप खाली कर रहे हो तो बात लग गया, अगर आप रख रहे हो अपने पास ही अकोमोडेशन को, तो बेटा लास्ट मंथ में टीडीएस काट देना, पढ़ ले। डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, ये तब है अगर आप छोड़ के जा रहे हो। इफ द प्रॉपर्टी इज वेकेटेड, देख लिया, तो भाई लास्ट मंथ में कट्ठे टीडीएस कटेगा। सर अब अपने सवाल में आ जाओ, यहाँ इन्होंने पूछा था कि 65,000 रुपए किराया, ठीक है सर, बंदा अदर देन टैक्स ऑडिट वाला इंटू 12 लगाओ, 65,000 इंटू 12 हो गया सर 7,80,000, यस सर। इसने पूछा कि पेमेंट रेजिडेंट को की है, क्या टीडीएस काटना है, इफ सो तो क्या रेट होगा और अमाउंट भी बताओ। सर रेट होगा 5%, अमाउंट होगा 39,000। अब मैं ऐसी ऑप्शन ढूंढता हूँ। सर मेरा ये सी ऑप्शन में ध्यान जा रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है यस ए इज लायबल टू डिडक्ट, बिल्कुल रेट भी ठीक लिखा है और अमाउंट भी ठीक लिखा है, महीना भी ठीक लिखा है। ये गलत है क्योंकि एवरी मंथ पे आ गया है, ये रेट ही गलत है सर, और ये तो बिल्कुल ही गलत है सर। सर आंसर वाली फाइल है यहाँ पे, सर ये आंसर वाली फाइल, सर ये हमारा सेकंड एमसीक्यू है और इसका जो आंसर है सी पार्ट हमने बोला है, सी पार्ट इंस्टीट्यूट कह रहा है, तो सर डन है सर जी, बिल्कुल जी डन है। अब इसने पूछा कि बताओ बेटा नेट टैक्स पेबल कितना है मेरा इन दी हैंड्स ऑफ ए, मतलब कि क्लाइंट आपसे पूछ रहा है सीए साहब कि मेरा टैक्स बता दो कितना बनेगा। सीए साहब ध्यान से बनाना, बेइज्जती ना करवा लेना ना। अब सर टैक्स अब मैं ज्यादा सजा के नहीं लिखूंगा, चलो इनकम अंडर दी हेड सैलरी आ गया पहले। अब सैलरीज में जो सैलरी गिवन है वो 165 लाख है बेटा, ये कंप्यूटेड सैलरी इनकम नहीं है बेटा, मैं इस पे आपको ध्यान देना चाहूंगा, वैसे आप होशियार बच्चे हैं सारे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही अर्नड अ सैलरी ऑफ 165 लाख, अर्नड अ सैलरी है, नॉट द कंप्यूटेड सैलरी, तो इसमें आपको सर स्टैंडर्ड एक्शन तो देनी पड़ेगी। यस सर, उसका तो उसका हक बनता है, स्टैंडर्ड एक्शन आपने सेक्शन 16 में क्लेम कर लेनी है। अब मैं ज्यादा लिखने में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई बहुत टाइम पहले ही लग जाता है इन सब में। ये आपकी होगी जी सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी जीएवी तो निल हो जाएगी, ठीक है सर। अब 24B में रिपेयर के लिए जो लोन ले लो तो मैक्सिमम डिडक्शन होती है 30,000 की, तो सर ये 30,000 की नेगेटिव इनकम यहाँ से आ जाएगी, जिसको आप सैलरी के अगेंस्ट इजिली सेट ऑफ कर सकते हो। देन मूव टू दी कैपिटल गेन्स, देयर यू हैव एलटीसीजी, 112A वाला एलटीसीजी लगा था पहली बार पढ़ने में, एक बार दोबारा पढ़ेंगे आपके साथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स 1,06,500, बिल्कुल सर 112A आप ठीक कह रहे हो। सर 112A में लोगों को बड़े कह लो डाउट है अजीब तरह के, कई इसमें 1 लाख माइनस करके लिख देते हैं, वो यार सेक्शन 10 में एग्जम्पशन नहीं है माइनस करके लिखना है, वो तो टैक्स कंप्यूट करते हुए ऐसे स्लैब होती है ना तुम्हारी कि 2.5 लाख तक नहीं है, वैसे इसमें 1 लाख नहीं है, तो टैक्स कंप्यूट करते हुए इसे बाइफरकेट कर लो, वहां 1 लाख पे टैक्स ना लगाना, बाकी पे 10% लगा लेना, मतलब इसका भी आइडिया होना चाहिए। सर और किसी हेड में इनकम सर है बिल्कुल, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस प्रोफेशन के अलावा इसके पास सभी है। आईओएस में ना इसके पास सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, आईओएस में बंदे के पास सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही अर्नड इंटरेस्ट ऑफ 482,778, 482,778, यस सर। सर इसको करें टोटल और बोलें इसे जीटीआई। हाँ जी बेटा, तो इसका जो टोटल आया वो आया जी 1700,9278,
ठीक है सर, ये टोटल आया इसका। आप अच्छे से टोटलिंग मेरा चेक कर लेना। अब सर 80C से लेके जो 80U तक की डिडक्शंस हैं आपकी, सर उस पर तो अब हम ना ही जाए ना, क्योंकि उसका आंसर तो हमारा ठीक लग ही चुका है। अब मैं वो कल्ले कल्ले को लिखने में क्या टाइम वेस्ट करना, मैंने इकट्ठे लिख देना। 202 सर अच्छे से देख लो एक बार, 670, हाँ जी सर यही है। इसको आप करवाएं माइनस, 202 670, ये आ गई सर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 168,0,608,608 168,0,608। ठीक है सर। अब सर ये क्या है कि इसके ऊपर आपको निकालना है टैक्स। अब जिस तरह आपको पता ही है, पावर प्ले सीरीज में भी आपने बहुत बार सुना, अगर रेगुलर है आप चैनल पे, तो 288A होता है कि इसको राउंड ऑफ करने की सलाह देता है वो सेक्शन, मल्टीपल ऑफ 10 में। कर लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि जो लॉ है वो तो फिर रहेगा ही, अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता। तो ये 288 के ए के अकॉर्डिंग मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ हो गया। अब इसमें सर दो तरह की इनकम है, ध्यान ये रखना। एक तो इसमें LTCG है। LTCG कौन से वाला सर? सर LTCG इसमें 112A वाला है। बाकी रिमेनिंग इनकम है। सर LTCG पता चल जाएगा कितना, क्यों नहीं पता चलेगा, ये रहा LTCG आपका है 112A वाला इतना। ठीक है सर। और जो रिमेनिंग इनकम है, रिमेनिंग इनकम जी आपकी मैं यहाँ से इसमें से माइनस करके बता सकता हूँ। लीजिए सर, ये मैंने माइनस कर दिया। ये रिमेनिंग इनकम इतनी बची, 167,000,110। एक बार फिर से आप, नहीं वैसे तो ठीक है, चेक करना तो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। अब सर इस पे टैक्स कैसे लगेगा? सर इसका टैक्स बहुत सिंपल है, 1 लाख तक इसमें एग्जाम्प्ट है ही नहीं है। ठीक है ना सर। और फिर जो ऊपर का उस पर सिर्फ 10% है। तो सर मैं 112A दोबारा समझा रहा हूँ आपको कि 1 लाख तक निल, और सर 6500 पे 10% सिर्फ 650 रुपये, ये वाला सर रिमेनिंग। सर इसमें हमें पता है, हमें अच्छी तरह से कि भाई ये 10 लाख तक का हमने याद रख रखा होता कि 1,12,500 है 10 लाख तक का। अब 10 लाख से जितनी ऊपर जाएगी, जितना ऊपर जा रहा है वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा सर। ये इनकम उठाओ पहले, इसमें 10 लाख माइनस कर लो, माइनस उस पे लगा दो 30%। ठीक है सर। फिर 1,12,500 ये जोड़ दो सर, 4,822,533 इसका टैक्स आ गया। चाहे वो वाला टैक्स इसमें जोड़ दो सर, टैक्स बन गया 4,823,183। बिल्कुल सही है सर, इतना टैक्स बन गया। हाँ जी सर। अब सर इस पे सरचार्ज लगेगा। हाँ जी सर, मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर है। और सर वो सरचार्ज में ना बच्चे बड़े डरे हुए आजकल की रेट क्या लगना है। सर 2 करोड़ के बाद डरना होता है, 1 करोड़ के बाद तो नहीं डरने की जरूरत। वहाँ तो 15% ही रहना है। स्टेचुटरी अपडेट से पहले ही मैंने वीडियो बना दी थी उस पर, तो 15% के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई जी, ध्यान रखना। तो 15% ही लगाऊंगा जी, और नहीं कुछ करने वाला। तो अब क्या करना है, ये 4,223,183 आ रहा, इस पे हमने 15% ऐड कर देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 15% ऐड करने के बाद इतना बन जाएगा 5546,660। दोनों के जोड़ पे 15% लगाया। अब ये जो जोड़ आया इस पे 4% सेस भी लगा दीजिए सर। अब आ गया 5768,526। देख लीजिए अच्छे से, 5768,526। आप भी कैलकुलेशन अपनी चलाते रहो। अब सर इसमें इसने बहुत ज्यादा टैक्स तो दिया ही होगा TDS के फॉर्म में, और एडवांस टैक्स भी है, वो देख लो सर। सर क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। लो जी, ये लो सर, TDS बंदे का 5189 का डिडक्ट हुआ, एडवांस टैक्स 530 है। 5189 और 530 ये दोनों इसमें से हटाने पड़ेंगे। तो सर दिस इज 5189, फिर माइनस 5,30,000, ये हटा के मेरे पास जो बच रहा है वो 549,526 है। उसे हम राउंड ऑफ करेंगे 288B लगा के, तो इतना बन जाएगा। मल्टीपल ऑफ 10 में वो भी आगे जा रहा है। अब चेक कीजिए सर, क्या ये ऑप्शन आपको यहाँ दी गई है, नहीं तो फिर डिटेल्ड कैलकुलेशन है। सर 49530, सर हमने भी यहाँ 49530 ही लिखा।
क्या ये सही आंसर है? अगली बात ये सर, थर्ड पार्ट का आंसर सी है। इट मीन्स बिल्कुल बढ़िया सर। टैक्स कंप्यूटेशन में कोई परेशानी ना हो, एक रिवीजन लगवा देता हूँ। इनकम अंडर दी हेड सैलरी में हल्का सा पॉइंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन रहती है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी ना भूलना। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है जितना भी है, पर वो लिमिट लगेगी 30,000 वाली। 30,000 से नीचे होगा तो एक्चुअल अलाउ हो जाएगा, ज्यादा है तो 30 अलाउ हो गया। LTCG को एज इट इज लिखा हमने इनकम में। देन उसके बाद जी सेविंग बैंक इंटरेस्ट आया। डिडक्शन हमारी पैक्ड है सारी पहले से ही, तो उसी के अंदर है, उसको हमने दोबारा कंप्यूट करने की कोई भी मेहनत करनी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि एक MCQ आप सॉल्व कर रहे हैं, नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन। फिर हमने वहाँ टेक्स्ट बुक्स के वक्त पूरा बाइफर्केशन दिया आपको। ये हमारे बेसिक टैक्स बने थे, ये आए बेसिक टैक्स इतने, इसके ऊपर 15% सरचार्ज लगा, 2 करोड़ से नीचे वाला ही केस था, प्रॉब्लम नहीं आई। देन फिर उसके बाद जी हमने TDS और एडवांस टैक्स को जगह दी, उसके बावजूद भी दिखा कि टैक्स पेबल है। अब सवाल क्या पूछता सर, देखिए 3 ये क्वेश्चन हमारे से पूछ चुके हैं अभी तक। फोर्थ अब ये पूछते हैं चक्के कि बताओ बेटा क्या इंटरेस्ट 234B वाला लगेगा शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स का। सर 234B बच्चों के सामने एक बार कर दीजिए, फिर वही फैसला कर लेंगे कि लगना चाहिए कि नहीं। सर ये है इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, जो 234B जो उसने पूछा वही आपके मॉड्यूल में कहता है। इंटरेस्ट 234B का अट्रैक्ट होता है नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के लिए या पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ एन अमाउंट लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स। मतलब जो आपने एडवांस टैक्स दिया ना, अगर वो आपके असेस टैक्स के 90% से कम है तो ये टैक्स लगेगा आपको, या आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं। फर्स्ट केस 234B नो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, बनता था देना, दिया नहीं। दूसरा केस कि भाई एडवांस टैक्स तो दिया बट इट इज लेस, कितने से? 90% ऑफ असेस टैक्स से कम। अब सर असेस टैक्स क्या होता है? असेस टैक्स क्या होता है? टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया टोटल इनकम में, उसमें से TDS TCS माइनस कर दीजिए, कोई रिलीफ आपको मिलना वो माइनस कर दीजिए, आपके पास कोई AMT क्रेडिट, मैट क्रेडिट ऐसी चीजें हैं वो माइनस कर दीजिए। सर अब हमारे इस केस में बताइए हम कैसे करेंगे। सर ये आपका है टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये इसमें से आप TDS माइनस कर दो 5768 526 5768 526 minus 5189. Sir, this is 579 526. ये असेस टैक्स है, इसका कर लो 90%, इसका कर लिया 90%। सर 90% आया 521573, ये आया, ये तो 90% है। अब अपना एडवांस टैक्स चेक कर लो। सर इससे तो ज्यादा ही दिया, 5,30,000 दे दिया, 90% तो ये बनता है। तो भैया किस बात का फिर 234B, कि 234B खुद कह रहा है भाई मैं तब लगूंगा या तो एडवांस टैक्स दिया ही ना हो, वो केस तो मेरा है नहीं, या जो एडवांस टैक्स पे हो रहा है वो 90% ऑफ असेस टैक्स से कम हो। असेस टैक्स का मैंने 90% किया, 5,21,000 की रेंज में आया, एडवांस टैक्स देखा 5,30, तो मेरे को 234B थोड़ा ना लगना चाहिए। 234B क्यों लगे मेरे को? नील होएगा जी, नील आंसर। सर आंसर वाली शीट से यकीन होगा, ऐसे नहीं हम मानेंगे। सर चलते हैं, कोई बात नहीं, ये रही आंसर वाली शीट, फोर्थ पार्ट B आंसर। ये सर मैंने फुल फ्लेज कोशिश किया अपनी तरफ से कि भाई बच्चों को ना इस तरह के केसेस से डर बड़ा लगता है, क्योंकि इसमें कई चैप्टर्स की नॉलेज इकट्ठी लगनी है, ऊपर से आंसर है MCQ फॉर्म में, स्टेप मार्किंग का कोई स्कोप है नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है कि आपको पढ़ा भी दूं, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, पर मेरे स्टाइल में मैं ऐसे ही कर सकता हूँ सर, नहीं तो फिर ऐसे ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा वाली बात नहीं होती। ओके जी बेटा जी, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो जरूर, ताकि मैं और इस तरह कंटेंट लाता रहूं। ओके जी बेटा।